बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Rabbi zidni ilma. I am Umar Farooq and you are seeing Umar Farooq Study and General Informative Lecture Channel. Today our topic is disease forecasting. You know, जैसा कि आप जानते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग होती है कि हम मौसम की पेशेनगोई करते हैं कि किस वक्त मौसम कैसा होगा, किस जगह वो रेनी सीजन होगा, किस वक्त ये हॉट सनी डेज होंगे। तो इस तरह हम इसकी पेशेनगोई करते रहते हैं। इसी तरह हम डिजीज की भी पेशेनगोई करते हैं कि कौन से एरिया में कौन से टेम्परेचर पर कौन से डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह हम इसकी पेशेनगोई करते हैं कि इस टेम्परेचर पर कौन से डिजीज कौन से एरिया में काज हो सकती हैं। तो दैट इज कॉल्ड द डिजीज फोरकास्टिंग। इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। द साइंटिफिक प्रेडिक्शन ऑफ पॉसिबल अपीयरेंस ऑफ डिजीज के इसकी साइंटिफिक तरीके से हम देखते हैं कि कौन सी डिजीज अपेयर हो सकती है, कौन से टेम्परेचर पर कौन से एरिया पर। तो दैट इज डिजीज फोरकास्टिंग। और डिजीज फोरकास्टिंग वेरिएशन इसमें आती रहती हैं। डिजीज फोरकास्टिंग चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन ड्यू टू इन्वायरमेंटल वेरिएशन। चूंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में वेरिएशन आती रहती है कि किसी वक्त टेम्परेचर उसमें ज्यादा हॉट हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है, किसी वक्त लो टेम्परेचर आता है। तो हाई और लो टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल वेरिएशन के साथ साथ ये होती है डिजीज फोरकास्टिंग में भी तब्दीलियां आती रहती हैं। और इसके साथ डिजीज फोरकास्टिंग हेल्प मदद करती है टू प्रिडिक्ट इसकी पेशेनगोई करने में। डिजीज फोरकास्टिंग हेल्प टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज के कौन सी डिजीज किस वक्त कितनी हद तक वो हो सकती है। तो डिजीज फोरकास्टिंग क्या करती है, हेल्प हमारी करती है, किस चीज में हमारी हेल्प करेगी, टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। यानी ये जो डिजीज फोरकास्टिंग है इसका जो मेन पर्पस और इसका जो मेन बेनिफिट है, ये हेल्प हमारी करेगी टू प्रिडिक्ट इसकी पेशेनगोई करने में इंटेंसिटी ऑफ डिजीज डेवलपमेंट कि किस वक्त तक डिजीज हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। तो डिजीजेस की कुछ स्टेज ऐसी होती हैं डिजीज के वो हमारे प्लांट्स के लिए डेंजरस नहीं होती, लेकिन जब ये हम इसकी वजह से हम इसकी तशखीस करके इसकी पेशेनगोई करते हैं कि किस वक्त उसकी इंटेंसिटी किस हद तक होगी कि हमारे प्लांट्स को वो डैमेज कर सकेगी। तो इसमें ये हम डिजीज फोरकास्टिंग में देखते हैं। और डिजीज फोरकास्टिंग का मेन पर्पस और इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि डिजीज किस वक्त हो रही है और उसमें हम कौन सा केमिकल कौन से पेस्टिसाइड किस वक्त अप्लाई करें। डिजीज फोरकास्टिंग आल्सो हेल्प अस कि व्हाट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स should be applied on what time, यानी कौन से टाइम पर पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करना चाहिए। that will help the farmer to determine, ये फार्मर्स को हेल्प मदद देता है to determine whether, when and what types of management should be adopt यानी ये फार्मर्स को हेल्प करता है कि कौन से टाइम में किस वक्त और कौन सी हमें मैनेजमेंट को अपनी ये क्रॉप को डिजीज से बचाने के लिए कौन से इक़दाम को अडॉप्ट करना होगा। तो ये डिजीज फोरकास्टिंग की मदद से ही हम पता कर सकते हैं। जैसा कि हमें ये वेदर फोरकास्टिंग से पता चलता है कि आज ये बारिश होने वाली है, तो उसके लिए हम अपने इक़दाम जो होते हैं कि आज घर से बाहर नहीं जाना, और उसके लिए जितने भी इक़दाम होते हैं वो कर लेते हैं कि क्योंकि हमें पेशेनगोई होती है कि आज बारिश होने वाली है, तो उसलिए हम इक़दाम करते हैं। इसी तरह डिजीज की जब हमें पेशेनगोई होगी कि इस टेम्परेचर पर इस एरिया में ये डिजीज हो सकती है, तो उसके लिए ये जो फार्मर्स हो जाते हैं वो चौकन्ना और चुस्त हो जाते हैं कि ये डिजीज का हमला हो सकता है। वो इसलिए वो उसके प्रॉपर टाइम पर उसमें पेस्टिसाइड्स या उसमें स्प्रे करेंगे, जितने भी उससे बचने के लिए इक़दाम होंगे तो वो फार्मर्स करेंगे। और ये डिजीज फोरकास्टिंग का ये बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें मिस यूज यानी मिस उसको
उसको हम उसको यानी मिस कर दें या उसमें हमें मिस प्रोडक्शन हो जाए तो हमें वो पेस्टिसाइड उसके लिए इनप्रोप्रिएट पेस्टिसाइड यूज कर देते हैं। यानी अगर कोई उधर डिजीज किसी और चीज ने फंगीसाइड ने अटैक किया हुआ है और हमने उसकी पेशेंट कोई सही नहीं की, हमने उस पर क्या बैक्टीरियासाइड का स्प्रे कर दिया तो ये उसके लिए कोई इसका फायदा नहीं होगा, ये बेकार होगा। तो इसी तरह अगर उसका सही पता हो कि इस पर कौन सी डिजीज ने अटैक किया हुआ है तो उसके लिए हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं और उसका टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऊपर स्प्रे किस वक्त करनी है, क्योंकि कुछ पेस्टिसाइड्स या जो फंगीसाइड्स बैक्टीरियासाइड जो होती हैं वो जब उसमें डिजीज का मरला अभी शुरू हो रहा है उस पर अगर उसका स्प्रे किया जाए तो जड़ डिस्ट्रॉय यानी खत्म हो जाती है। या कुछ ऐसी होती है पेस्टिसाइड्स उसकी यानी डिजीज आने से पहले हम उसके ऊपर उसका स्प्रे या जो उस पे कर देते हैं ताकि इस पे अटैक हो ही ना सके। जैसे ये जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ये जो फंगीसाइड होती है ये हम क्रॉप्स के ऊपर करते हैं, ये लीव्स के ऊपर रहती है, ये हम फंगस के आने से पहले कर देते हैं ताकि उसके फंगस के आने से पहले इसके करने से क्या होगा, अब अगर फंगस आए भी सही तो वो इसके लीव्स में इसके स्टेम्स में कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी और डिजीज काज नहीं कर सकेगी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। अगर और इसके बाद इसकी अगर बेनिफिट अगर हमें डिजीज फॉरकास्टिंग के इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस है, चूंकि जैसा कि ये अगर डिजीज कोई भी हम पेस्टिसाइड्स ऐसे फजूल ना करें तो इसकी हमारी जो है इकोनॉमिक में इंपॉर्टेंट इसमें क्या होती है बचत आ सकती है, सेव हो सकती है। तो देखते हैं कि मेथड्स ऑफ डिजीज फॉरकास्टिंग के कौन से डिजीज कास्टिंग के मेथड हैं। तो फर्स्ट वन इज इंटरक्रॉप वेदर एंड प्राइमरी इनोकुलम, सेकंड इज वेदर कंडीशन ग्रोइंग ऑफ सीड एंड प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी इनोकुलम, थर्ड इज यंग क्रॉप्स एंड फोर्थ इज प्लांटिंग मटेरियल। इंटरक्रॉप वेदर एंड प्राइमरी इनोकुलम, ये जो वेदर होता है, वेदर हेल्प टू सर्वाइव द पैथोजन इन द क्रॉप्स इन देयर नेचुरली तौर पर और इन द वेक्टर फॉर्म, यानी ये जो वेदर होगा ये इसका हेल्प करेगा पैथोजन की, या तो नेचुरली उसमें ये इसको रेजिस्ट करेगा यानी ये नेचुरली तौर पर परसिस्ट करेगा रहेगा, या तो ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा। यानी अगर ये इसका जो मॉइस्चर लेवल होगा, इसका जो पैथोजन के लिए जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगी वो वेदर इसको फेवरेबल करेगा, तो ये उसमें क्या है उसमें वेक्टर में रहेगा या कुदरती तौर पर रहेगा। एंड और इफ अगर द विंटर लॉन्ग्स, अगर जब पैथोजन लॉन्ग्स इन लेट विंटर्स इट कैन बी सक्सीड ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट क्रॉप, यानी अगर ये लेट तौर पर उसकी विंटर में रहा है तो ये नेक्स्ट क्रॉप में इसकी मूव करने के लिए ज्यादा चांसेस होंगे। यानी अगर उसका टेम्परेचर फेवरेबल है और उसमें ये जो टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी है लेट तौर तक उसके वेदर में रही है तो ये नेक्स्ट इसकी क्रॉप में जाने के लिए इसके ज्यादा चांसेस होंगे, और इसके जो चांसेस होंगे वो या तो होंगे इन द सर्वाइवल, ये जो पैथोजन होगा सर्वाइवल इन वेक्टर, या तो वेक्टर में ये रहेगा या परसिस्ट इन नेचुरली, यानी ये उसकी सॉइल में उसके में परसिस्ट करेगा उसमें रहेगा। तो ये है इसके डिजीज फॉरकास्टिंग का पहला इंटरक्रॉप, यानी जब हमारी कास्ट हो रही है उसके दौरान अगर ये वेदर ह्यूमिडिटी है उसके लिए सुइटेबल है तो ये उसमें, क्योंकि ये जो वेदर होगा हेल्प मदद करता है टू सर्वाइव द पैथोजन इन नेचुरली और इन द वेक्टर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर कंडीशन ग्रोइंग ऑफ सीड एंड प्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम, यानी जब हमने उसकी इंटरक्रॉप यानी उसकी काश्त कर दी तो उसकी ग्रोइंग का सीजन अगर है तो ये इसमें वेदर हेल्प करता है, वेदर हेल्प इसके हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस द पैथोजन इन द क्रॉप्स बिकॉज, क्योंकि द लो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन टेम्परेचर, यानी ये जो इसके लिए जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर हेल्प टू कॉज द पैथोजन प्रोड्यूस इन अ फील्ड, यानी अगर किसी भी जो इसका जो टेम्परेचर होगा वो इसके लिए फेवरेबल होगा यानी टेम्परेट होगा और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वो उसकी में क्रॉप्स में या जो हमारी इसमें हमारी क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा उसके चांसेस होंगे डिजीज काज करने की। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो,
हमारे पास है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो इफ अगर टेम्परेचर इज 25 सेंटीग्रेड फॉर 5 days and or rainfall is 3 centimeter for 10 days, then there is a maximum chance of a disease लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मीन्स के अगर उसका टेम्परेचर हमारे पास 25 सेंटीग्रेड है 5 डेज के लिए मुसलसल, उसका टेम्परेचर हमारा 5 दिन तक के लिए 25 है और रेनफॉल 3 सेंटीमीटर है, तो उसमें सबसे से ज्यादा चांसेस होंगे कि अब इसमें डिजीज होगी। जब इसकी पेशेंट हुई होगी तो हम इसके लिए इकदाम करेंगे कि इस डिजीज को बचाने के लिए इस पे या तो केमिकल्स को अप्लाई करें या तो जो फिजिकल जो हमारे पास उसके स्टेप्स हैं उन पे हम पहला अमल हो। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट ऑफ राइस। सपोर्ट ऑफ राइस के लिए भी इसी तरह है। सपोर्ट ऑफ राइस के लिए जो टेम्परेचर होता है अगर 20 से लेकर 25 है और इसके लिए 20 से लेकर 25 इसका टेम्परेचर है, यानी राइस के लिए, राइस स्पॉट्स के लिए, तो भी इसके चांसेस होते हैं कि इस पे अब डिजीज और इसमें ह्यूमिडिटी जो हो 90% हो। अगर ह्यूमिडिटी 90% हो और इसका टेम्परेचर 20 से लेकर 25 तक हो तो भी इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं सपोर्ट ऑफ राइस के। इसके बाद हमारा है यंग क्रॉप्स के ऊपर। चूंकि ये जो अगर यंग क्रॉप्स के ऊपर अगर देयर इज अ अटैक ऑफ पैथोजन ऑन द यंग क्रॉप देन देयर विल बी सेवियर अटैक ऑफ पैथोजन ऑन द मैच्योर क्रॉप्स, कि अगर ये जो यंग है उन पे डिजीज ने हमला कर लिया है, क्योंकि डिजीज अपने साइकिल को स्टेप बाय स्टेप आगे इंक्रीज करती जाती है, तो अगर यंग पे ही उसने अटैक कर दिया है तो जब ये वो जो प्लांट्स होंगे या हमारे पास बाग होगा, अगर जब वो यंग हो जाएगा तो उसमें इसका सेवरली अटैक होगा, बहुत ज्यादा उसका अटैक होगा। लेट इसके लिए हम करते हैं ये जो लीफ रस्ट हमारे पास लीफ रस्ट ऑफ व्हीट है, अगर इसने यंग व्हीट पे इसने अटैक कर दिया, जब इसने यंग लीफ पे अटैक कर दिया तो ये डिजीज उसमें रहेगी, और जब इसकी यानी मेच्योर होगा उसमें अगर टेम्परेचर में ज्यादा विंटर होगी, उसमें टेम्परेचर में नमी ज्यादा होगी, तो उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि वो हमारे ये जो ग्रेन्स है या एयर बॉर्न एयर है उसका सिट्टा है या उसकी ये एयर है या जो मेच्योर बॉडी है मेच्योर प्लांट है उसको ज्यादा से ज्यादा ये डैमेज करेगा। तो ये जो यंग क्रॉप्स होती है उस पर ज्यादा से ज्यादा अटैक करता है, और इसका अगर ये यंग के ऊपर है तो उसमें मेच्योर में ये जो जब यंग से मेच्योर की तरफ जाएगी तो वो सिवियरली अटैक होगी। इसके बाद देखते हैं प्लांटिंग मटेरियल। ये हमारे पास इफ देयर इज अ डिजीज इन अ प्लांटिंग मटेरियल, ये मींस के ग्राफ्टिंग मटेरियल मींस इन सिंपल मींस सीड्स के ऊपर ये ट्यूबर्स के ऊपर अगर हमारे पास कोई डिजीज है तो वो बाई चांस उससे इससे शो है डायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर ये डिजीज क्या है ट्रांसफर होगी। तो इसी तरह अगर हम किसी भी सीड्स के ऊपर डिजीज है तो हमें उसको लेबोरेटरी में चेक करना चाहिए, अगर उसमें डिजीज बाकी है तो इस तरह के सीड्स को क्या है प्लांट नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें रेजिस्टेंट फ्री सीड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा होगा वो क्या है एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले हमने डिजीज फोरकास्टिंग को देखा, इसके बाद है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज अ साइंस which deal the study of factors that cause the disease in plants। एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज अ साइंस which deals the study of factors that causes the diseases in plants, यानी ऐसे फैक्टर की हम स्टडी करते हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। कि एपिडेमियोलॉजी एक्चुअली ये है कि कौन से फैक्टर ये प्लांट्स में डिजीज
डिजीजेस काज कर रहे हैं, उसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं डिजीज काज करने में, तो दैट इज कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को सबसे पहले वॉन्डर प्लैंक ने 1973 में इसको डिस्कवर किया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि कौन से फैक्टर ये डिजीज प्लांट्स में काज करते हैं। इसके बाद ये इसके होते हैं एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले ज्यादा हमारी जो लो इरिगेशन and low and deficiency of nutrients causes the disease। मीन्स हमारी जो क्रॉप्स में इरिगेशन अगर उसमें कम है, हम उसको पानी की उसको कमी है, डेफिशिएंसी है, और वाटर एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसी भी क्रॉप में अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसमें भी ये फैक्टर है कि उसमें डिजीज कॉज हो सकती है। क्योंकि हमने ये जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था डिजीज से कंट्रोल ऑफ द डिजीज में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी हमारे पास जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर ये प्लांट्स विगरस मोर विगरस है, ताकतवर है, तो वो डिजीज के खिलाफ कुव्वत निजामत पैदा करने की ज्यादा वो उसमें खसूसियत पाई जाती है। इसके मीन्स अगर एक वीक है, हम वैसे भी समझ सकते हैं अगर कोई चीज वीक है तो उसमें डिजीजेस का, उसमें दुश्मन का, उसमें एनिमी का अटैक ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर वो स्ट्रांग है तो उसमें क्या होता है, डिजीजेस के जो होता है अटैक बहुत कम होता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास इसमें इरिगेशन की स्लो होगी, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होगी, जो प्लांट्स होगा वीक होगा, देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ द अटैक ऑफ द डिजीजेस, उसमें फिर डिजीज के अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और इसके बाद ये जो इंडस्ट्रियल कोलैप्स, कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल कोलैप्स, ये भी हमने कंट्रोल ऑफ द डिजीजेस में जिसका कॉजेस ऑफ द डिजीजेस में इसको डिस्कस किया था। ये जो हमारे होते हैं पोल्यूटेंट्स होते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये भी प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उससे स्मोक फॉग वगैरह होता है, ये भी हमारे प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करता है। और इसके साथ सबसे ज्यादा जो फैक्टर होते हैं वो डिजीज कॉज करने में, वो फैक्टर इसके इस्तेमाल बयान किए गए हैं। सबसे पहला इसका जो फैक्टर है वो है डिजीज यानी कॉज करने में, इसमें ये स्टेप इसमें इस्तेमाल एक होता है होस्ट, सेकंड इज एनवायरनमेंट, होस्ट है, एनवायरनमेंट है, थर्ड इज पैथोजन, एंड फोर्थ इज टाइम। मीन्स ये किसी भी डिजीज को काज करने में ये 4 फैक्टर यूज होते हैं। सबसे फर्स्ट होस्ट यानी जिस पे डिजीज काज होती है, एनवायरनमेंट यानी वो प्लांट्स के इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है, इर्द गिर्द का जो माहौल होगा वो इसमें एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होगा। इस बात पैथोजन जो उस पे अटैक करेगा और टाइम के किस वक्त वो उसमें डिजीज काज कर रहा है। तो ये जो होस्ट होता है वो जिस पे वो पैथोजन आता है उस पे अटैक करता है। इस बात एनवायरनमेंट ये होता है कि वो किस किस्म का वो जो पैथोजन को आता है उसको फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कि नहीं करता। अगर उसको फेवरेबल टेम्परेचर, इसका क्या होता है, इसका टेम्परेचर तकरीबन 25 सेंटीग्रेड हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा से ज्यादा हो, यानी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा से ज्यादा है और उसमें टेम्परेचर भी है 25 का, तो इसके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उस एनवायरनमेंट में डिजीज काज होगी। और इसके बाद पैथोजन होगा कि पैथोजन जो उस पे डिजीज काज करेगा, और ये जो टाइम होगा कि किस वक्त डिजीज काज कर रहा है। और जो होती है मोनोसाइक्लिक डिजीजेस, उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जस्ट ये होता है कि वो पैथोजन एनवायरनमेंट और उसमें होस्ट होता है। इस बात अगर पॉलीसाइक्लिक की बात करते हैं, क्योंकि मोनोसाइक्लिक एक ही अपने साइकिल पूरा अपने साइकिल में अपनी वो डिजीज का जो लाइफ साइकिल होता है एक ही प्लांट्स में वो कंप्लीट कर देते हैं, तो उनके लिए टाइम की जरूरत नहीं होती, वो किसी वक्त भी अपना आके डिजीज काज कर सकते हैं। इस पर जो पॉलीसाइक्लिक होती हैं उसके लिए टाइम जरूरी होता है, क्योंकि एक साइकिल उसने इधर कंप्लीट किया, इसके बाद उसने रेस्टिंग कंडीशन में भी जा सकती है, इस पर नेक्स्ट उसके ऊपर उसने प्लांट के ऊपर जाना है, तो उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है कि एक प्लांट से दूसरी की तरफ वो किस वक्त में ट्रांसफर होती है और उधर अटैक करती है, तो इसके लिए टाइम जरूरी है। लेट इसको इस
एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास ये जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र ये हमारी बर्बरी के जो प्लांट से आउट ऑफ कंट्री आता है, हमारी इधर टाइम के ऊपर आएगा कि जब उसमें राष्ट्र में हमारी ये जो वीड्स अगर उसने क्या है एयर निकाला हुआ है वो मैच्योरिंग स्टेज में पहुंच चुकी है, तो उस वक्त ये आकर हमारी वीड के ऊपर ये अटैक करेगा। तो इसमें ये टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें इसके बाद फिफ्थ चीज जो फैक्टर इसमें इस्तेमाल किया गया है वो इसमें है ह्यूमन, कि डिजीज काज करने में ह्यूमन का भी किरदार होता है। वो किस तरह, वो ये देखते हैं कि ये जो फार्मर है या ये जो ह्यूमन है ये रेजिस्टेंट वैरायटीज इस्तेमाल करता है कि नहीं, कि वो किस किस्म की वैरायटीज को यूज करता है, रेजिस्टेंट वैरायटीज को यूज करता है नहीं करता। इसके बाद वो फर्टिलाइजर, वो इसमें इरिगेशन किस तरह टाइम करता है, द टाइम एंड रेट ऑफ इरिगेशन। इसके बाद थर्ड इज फर्टिलाइजर, फोर्थ इज केमिकल्स टू कंट्रोल द डिजीज। तो ये फैक्टर, जिस फैक्टर से डिजीज काज होती है उसमें फर्स्ट इज होस्ट, एनवायरनमेंट, पैथोजन, टाइम और ह्यूमन। तो देखते हैं कि ह्यूमन का किस तरह इसमें करेक्टर है कि ह्यूमन इंसान अगर वो रेजिस्टेंट वैरायटीज को करता है, रेजिस्टेंट वैरायटीज को कास्ट हार्वेस्ट करता है, कास्ट करता है, तो उसके लिए मिनिमम चांसेस है कि उस पर कोई डिजीज अटैक करे। तो अगर ह्यूमन इंसान वो रेजिस्टेंट वैरायटीज को अगर उसने कास्ट किया है तो उसके लिए मिनिमम चांसेस है कि उस पर कोई डिजीज अटैक करे। तो ये भी ह्यूमन का उसमें करेक्टर हो गया। सेकंड इज टाइम एंड रेट ऑफ इरिगेशन, कि वो किस टाइम पर और किधर उसमें इरिगेशन उसको पानी दे रहा है, वाटर दे रहा है, क्योंकि अगर वो उसमें वाटर और ये जो फर्टिलाइजर है टाइम पे नहीं देगा तो इसमें लेस विगरस होगा, कमजोर हो जाएगा, इसमें डिजीज का अटैक ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वो उसको टाइम के ऊपर प्रॉपर उसकी इरिगेशन कर रहा है, प्रॉपर उसमें फर्टिलाइजर उसको न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कर रहा है, तो वो विगरस होगा प्लांट और इसके बाद उसका डिजीज का अटैक उस पे मिनिमम होगा। इसके बाद केमिकल्स टू कंट्रोल द डिजीज, लेट उसके ऊपर किसी डिजीज ने अटैक कर भी दिया है तो किस किस्म के केमिकल्स, अच्छे केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स यूज करता है कि वो उस फंगीसाइड, वो फंगीसाइड बैक्टीरियासाइड को किल करते हैं कि नहीं। तो उसके लिए उसके केमिकल्स को जो अच्छा, अगर अच्छा यूज नहीं करेगा तो उसमें डिजीज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर देगी। ये भी इस फैक्टर में आ जाता है कि डिजीज के फैक्टर काज करने के, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के, काज करने के फॉलोइंग फैक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। जैसा कि ह्यूमन में इम्यून सिस्टम होता है जो कि डिजीज अगर उस पर अटैक करती है तो उसमें जो एंटीबॉडीज को पैदा कर देता है, उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करता है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी दो किस्म के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। ये जो बहुत दोनों फिनोमिना होते हैं, बहुत फिनोमिना हेल्प मदद करते हैं टू एक्टिवेट एक्टिव प्लांट डिफेंस ये जो होते हैं एक्टिव प्लांट डिफेंस रिस्पांस होते हैं दोनों, यानी सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इसको SAR भी कहते हैं और इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस ISR भी कहते हैं। एक्टिव प्लांट डिफेंस रिस्पांस होते हैं जब इसमें यानी कोई भी पैथोजन आ गया, उसमें अगर कोई भी पैथोजन आता है, डिजीज होती है, तो वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म जो रिस्पांस को क्रिएट करते हैं वो ये टू सिस्टम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? ये जो इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस होता है ये जनरलाइज्ड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज प्रेजेंट नेचुरली, ये कुदरती तौर पर पाई जाती है और इसको एनहांस किया जाता है या इसको इंक्रीज किया जाता है बाई अ बैक्टीरिया
यानी ये प्लांट्स के ऊपर ये पई तो जाती है कुदरती तौर पर, लेकिन इसके जो प्रोसेस होता है इसको एनहांस किया जाता है इसको शीशो बैक्टीरिया से या प्लांट प्रमोटिंग ग्रोथ फैक्टर की मदद से इसको एनहांस किया जाता है। और इसमें ये जो है ये इसमें इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस में इसमें जो सैलिसाइक्लिक एसिड जो होता है ये जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है इसमें ये प्रोड्यूस नहीं होता और ना इसमें पीआर प्रोटीन बनती है, इसमें पीआर प्रोटीन भी नहीं बनती, इसमें पीआर प्रोटीन को भी क्रिएट नहीं किया जाता, सैलिसाइक्लिक एसिड भी इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसमें क्या होता है टू टाइप के इसमें जो होते हैं हार्मोन क्रिएट होते हैं, एक है जस्मोनिक हार्मोन और दूसरा है इथाइलिन। ये जस्मोनिक एसिड रेगुलेट द प्लांट डिफेंस सिस्टम फॉर द कंडीशन, कौन सी कंडीशन होगी बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन में, यानी इसमें अगर ये स्ट्रेस है इन बायोटिक एंड एबायोटिक की कंडीशन लाइक द पैथोजन, जब यानी ये जस्मोनिक एसिड रेगुलेट द प्लांट डिफेंस सिस्टम व्हेन जब द पैथोजन अटैक, यानी जब इस पर पैथोजन अटैक करेगा ये जब पैथोजन के लिए भी इसके लिए ये क्या होता है रेगुलेट होता है। और यानी नॉन पैथोजेनिक जो डिजीजेस के हमने वो पढ़ी थी ये यानी नॉन पैरासाइटिक भी होती है जो पैरासाइटिक भी होती है, ये दोनों कंडीशन में रेगुलेट होगा, यानी बायोटिक कंडीशन में भी एबायोटिक कंडीशन में भी ये क्या होगा रेगुलेट होगा। और समटाइम ये जो जस्मोनिक एसिड होता है वोलेटाइल बन जाता है, इट एंटर द प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड और उसमें एंटर होने के बाद ये वार्निंग द पैथोजन टू अटैक, यानी ये जो पैथोजन को अटैक होने में मजीद उसका अटैक को रोक देता है। इसके बाद ये जो इथाइलिन होती है व्हेन जब द पैथोजन अटैक ऑन अ प्लांट और देयर इज वन अकर देन इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड, यानी अगर उस पे कोई भी पैथोजन अटैक करता है या उसमें कोई भी जख्म लगता है तो यह इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। तो इथाइलिन के प्रोड्यूस होने से क्या होता है ये जो इथाइलिन है जब इसमें कोई भी ये जो होता है पैथोजन अटैक करेगा या इसमें वन होगा तो इसमें क्या होगा रैपिड सेंसेस, इसमें यानी मैच्योर के उसी वक्त ये अपने प्लांट्स को मैच्योर कर देगा, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी अपने रिप्रोड्यूस करने की इसको ज्यादा होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनरेशन यानी आगे नस्ल बढ़ा दें। तो इसके लिए जब डिजीज का इसको खतरा होगा यानी इसको लगा कि अब डिजीज ने हमला करना है तो इसमें ये अपने आप को मैच्योर करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज को या सीड्स को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ ये रिपेयरिंग यानी ये जल्दी पक जाएगा, जैसे हमारे पास सिट्रस के अंदर को देख सकते हैं जब उसमें कोई डिजीज खास करके है जो उसका फ्रूट्स होता है वो मैच्योर प्री मैच्योर लेपन से हो जाता है, यानी ज्यादा टाइम से पहले पक जाता है, अगरचे वो होता सही इसमें समान है जो थोड़ा वीक होता है लेकिन वो येलो फास्ट यानी प्री मैच्योर हो जाता है, टाइम से पहले वो येलो हो जाता है। इस पर एब्सिशन और यानी अपने ये जो फ्रूट्स होते हैं उसको ये गिरा देता है। और ये जो होती है ये जो होती है इंड्यूस सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस ये उसकी जीनोटाइप पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये सिस्टमिक एक्वायर्ड जनरलाइज्ड रेजिस्टेंस it will ये जो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है जनरलाइज रेजिस्टेंस है और इसके बाद ये फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है, मींस फर्स्ट
वंस एक मरतबा ये क्रिया पैदा हो गई तो इसके बाद ये लॉन्ग पीरियड के लिए ये प्लांट्स में परसिस्ट करती रहती है और ये उस वक्त ये उसमें प्रोड्यूस होती है जब उसमें कोई पैथोजन उस पर अटैक करता है। जब कोई उस पर पैथोजन अटैक करेगा तो ये रेजिस्टेंट एक और रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट होगी और इसमें क्रिएट होने के बाद ये लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टाइम के लिए उसमें पीरियड के लिए ये प्लांट्स में रहती है कि कोई भी पैथोजन उस पर अगर आता है उस पर अटैक करता है तो ये वर्क करती है। और इसके बाद ये क्या होती है सैलिसाइक्लिक एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड इसमें प्रोड्यूस होता है जो कि ये प्रोटोन पीआर प्रोटीन को पैदा करता है। यानी ये प्रोटीन पीआर प्रोटीन इसमें क्या होती है पैदा होती है और ये पीआर प्रोटीन कब पैदा होगी जब इस पर पैथोजन अटैक करेगा और इसमें क्या होगी नेक्रोसिस होगी। जब इसमें नेक्रोसिस होगी नेक्रोसिस के नतीजे में अकोमुलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड होगा। यानी जब ये नेक्रोसिस इसमें होगी नेक्रोसिस के नतीजे में अकोमुलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड होगा। जब सैलिसाइक्लिक की इसकी क्या होगी अकोमुलेशन होगी। इसकी अकोमुलेशन के बाद ये हमारे पास अकोमुलेशन जब इसकी होगी तो इसमें पीआर प्रोटीन पैदा होगी और जो कि प्रोटीन पीआर प्रोटीन पैदा करने के बाद ये उसके डिजीज को रोकने में हेल्प करेगी। और इसमें ये जो पीआर प्रोटीन होती है ये जो नेक्रोसिस होती है ये सिग्नलिंग ये जब पैदा होगी यानी ये सिग्नलिंग का काम भी करती है। यानी ये सिग्नलिंग करेगी टू प्रोडक्शन ऑफ लिग्निन। इसमें लिग्निन की प्रोडक्शन होगी। जो लिग्निन क्या करेगी जो इन्फेक्टेड पैथोजन होगा उससे ये बैरियर के तौर पर काम करेगी। यानी बैरियर बना देगी। वो पैथोजन क्या है प्लांट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा क्योंकि लिग्निन होगी। लिग्निन बैरियर के तौर पर काम करेगी। फिर वो जो पैथोजन होगा ये प्लांट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो ये जब सैलिसाइक्लिक इसकी अकोमुलेशन होगी तो ये लिग्निन होगी। लिग्निन बैरियर के तौर पर काम करेगी। जब ये बैरियर उसके ऊपर होगा जब बैरियर लिग्निन बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी। जब लिग्निन बैरियर के तौर पर होगी तो इसमें पैथोजन होगा वो एंट्रेंस नहीं कर सकेगा प्लांट्स में। इस तरह प्लांट्स में डिजीज से वो बच सकता है। तो ये इसमें प्लांट्स में होती है कि जिस तरह ह्यूमन में इम्यून सिस्टम होता है इसी तरह ये प्लांट्स में नेचुरली तौर पर कुदरती तौर पर भी ये सिस्टम होता है कि अगर उसमें डिजीज होती है तो जो प्लांट्स होता है वो ट्राई करता है कि डिजीज से बच जाए। तो यहाँ तक ये आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। टेक केयर ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।